खंड 2 दौलत की फाइलें 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 1 में हमने प्रकटीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। याद है ना? विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि यह सशक्त उपकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नज़र डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसी ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है। यह अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना? मैंने यह नहीं कहा है कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा है आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं। आप खुद बखुद धन के लेबल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल, समस्या ये है कि हो सकता है आपका सही चुनाव सफल चुनाव न हो। सच तो यह है कि हो सकता है जिसमें आपको समझदारी लग रही हो वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यह कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है। यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती हैं। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है। इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेकआउट काउंटर की ओर भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यह सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट भी मिला है। उसके दिमाग के हिसाब से इस खरीदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यह इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल, किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया। सच है, यह पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि यह अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है।
सफलता को लेकर सचमुच गंभीर है तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। दौलत की फाइल नंबर IS अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं और इसीलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग भी लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं। लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण
साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए, पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चल रही हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। दौलत का सिद्धांत। पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखिए क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा देता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागल खाने से भाग कर आए हो और सिर्फ एक शब्द चिल्लाए, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। आप कड़के हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को निकाल लेंगे। पीड़ित का संकेत। 3, शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीजों पर या अपने जीवन की गलत चीजों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती हैं। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र के कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीजें अपने समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। दौलत का सिद्धांत। जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वाले की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं, जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी जिंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं, नहीं तुम शिकायत करते हो इसीलिए तुम्हारी जिंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात करते हैं। आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास न रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पास औलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीजें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बात सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है? ठहरिए तो सही, जरा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ और मेरा वादा है कि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत न करें। मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगें। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती हैं, वे शिकायतों की गति से चलती हैं, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हजारों लोगों को यह चुनौती दी है और इसके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीजों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज्यादातर लोगों के
सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या आप इसका मतलब समझ गए? मैं इसे दोबारा कहता हूँ। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा सुनेगा कौन? अरे मेरी यार्ड में एक खरोंच आ गई। इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है, किसे परवाह है? दौलत का सिद्धांत। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। बहरहाल, पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा ले, है। किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है। और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यह है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी। यह वही गलती है जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा करते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया करें। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप ज्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। वे अपने अहम की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि वह आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा है, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कभी अमीर न बन जाएं। यह फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए। हर बार, और मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज्यादा दयालु और नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज्यादा दयालु और नम्र हो सकते हैं, ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण करते हैं और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। 1
होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खमों में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि वह मेरी कार नहीं थी। दूसरी बात, वह $4 क्वार्टर्स यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस डलवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा? पंप पर काम करने वाली लड़की ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली वेंडिंग मशीन लेकर आया हूँ और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से एक था और दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुँच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तराओं में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था। देखिए, चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सचमुच चिकन ही खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं, वे आमतौर पर खाने की चीज़ का फैसला मीनू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहाँ कीमतें लिखी हैं। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिया? मैं यह $7.95 वाली डिश लूँगी। देखते हैं कि यह क्या है। हैरानी, हैरानी, यह फिर से चिकन है। इस सप्ताह 19वीं बार जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मीनू में नीचे की ओर लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मध्य वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं। बाजार भाव पर बाजार भाव और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते। पहली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $19 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो, न जाने क्यों आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का है। मैं यह कहना चाहूँगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेनू में कीमतें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वही खाता हूँ जो मैं खाना चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था, तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। दौलत का सिद्धांत, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी-अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलियनेयर और उससे भी ज्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लें जो दोयमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाएं। जीतने के लिए खेलने के अपने 2 लक्ष्य लिख लें। अ, वार्षिक आय। ब, नेटवर्थ, कुल संपत्तियाँ। इन लक्ष्यों को यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है। 2, किसी बेहतरीन रेस्तरां में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दें, बिना उसका भाव पूछे। अगर आर्थिक तंगी चल रही हो तो बिल आधा-आधा बांटा जा सकता है। नायदा पुनश्च चिकन नहीं चलेगा। दौलत की फाइल नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल
अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे खपा दूँ तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत खंगा सकता हूँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो ये और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीतियों और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स तथा वकीलों को फंस देनी पड़ेगी। उफ, कितनी मुसीबत का काम है। और सूची इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल, कई लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज्यादा मजा। लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ, लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा। लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचालित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं, तो ब्रह्मांड ये समझ ही नहीं पाता है कि आप चाहते क्या हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज्यादा पैसा न रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं, ज्यादा पैसा होने पर जिंदगी बहुत मजेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है। वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। वैसे पिछला पैराग्राफ पढ़ते समय अगर आपके दिमाग के भीतर की धीमी आवाज ने कहा हो, अमीर लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं होती कि तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, तो आप निश्चित रूप से यह पुस्तक पढ़कर सही काम कर रहे हैं। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि इस तरह सोचना कितना हानिकारक हो सकता है। गैर दौलत का सिद्धांत ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है। और ये सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं जानता हूँ कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं, जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं। वो नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूंगा? और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है, मैं नहीं जानता। आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे? अगर आप कारण खोजना ही चाहते हैं, तो मैं आपको मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के
तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात, आप वह काम करने के नहीं हैं जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। इच्छुक आइए इसे और टटोलते हैं। दरअसल तथाकथित चाह के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है मैं दौलत ले लूँगा, मगर तभी जब यह मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वह चीज़ मिल नहीं जाती है? इस बात पर भी ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहते और ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नजरें घुमाकर हकीकत देख लें। मिलियनों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। चाहने का दूसरा स्तर है मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज़्यादा सशक्त ऊर्जा है और इसके साथ अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फैसला शब्द लैटिन शब्द डिसाइडेर से आया है, जिसका मतलब है किसी भी अन्य विकल्प को खत्म कर देना। चुनना बेहतर तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। चाहने का तीसरा स्तर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए ज़रूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक ज़रूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं है और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। खुद से यह कहने की कोशिश करें। आपके सामने क्या आता है? कुछ लोगों के लिए यह शक्तिदायक होता है, बाकी लोगों को घबराहट महसूस होती है। ज़्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति सचमुच समर्पित नहीं होते। अगर आप उनसे पूछें क्या आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं कि अगले 10 साल आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज़्यादातर कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फर्क है। लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते, सिर्फ इसीलिए वे अमीर नहीं हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं हार्व आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ, जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुड़ना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से। इसका मतलब है कि आप हर चीज़ लगा रहे हैं और मेरा मतलब है अपनी हर चीज़। मैं जिन वित्तीय रूप से असफल लोगों को जानता हूँ, उनमें से ज़्यादातर की सीमाएं हैं कि वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन गहरे सवाल पूछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें हैं कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है। और जो इससे अलग बात कहता है वह या तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। दौलत का सिद्धांत। अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं
पार्टनर से ये जवाब देने को कहें, मैं आप में यकीन करता हूँ, फिर आप कहें धन्यवाद। पुनश्च आपके समर्पण को सशक्त बनाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप वेबसाइट पर सीधे मेरे सामने अपने समर्पण की घोषणा करें और फिर उसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी दीवार पर टांग लें। दोबारा पुनः इस बात पर गौर करें कि समर्पण से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको स्वतंत्रता का एहसास होता है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको डर का एहसास होता है तो भी आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप इसे करने की जहमत ही नहीं उठाते हैं तो आप में अब भी हर काम करने की इच्छा वाली मानसिकता नहीं है, या आपकी मानसिकता ये है मुझे यह अजीब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों चाहे जो स्थिति हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप आज तक जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी ने ही आपको वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ आप इस वक्त हैं। दौलत की फाइल फॉर अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज़ बदल गई। मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। दौलत का सिद्धांत, सार आमदनी का नियम। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। प्रमुख शब्द मूल्य है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है वह है मात्रा। मात्रा के तत्व का मतलब आसान है, आप अपने कितने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय में 20 लोगों के छोटे समूहों को सिखाना पसंद करते हैं। कई प्रशिक्षक कमरे में 100 प्रतिभागियों के साथ आरामदेह होते हैं, बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं, और कुछ तो 1000 से 5000 या इससे ज्यादा प्रतिभागियों को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन प्रशिक्षकों की आमदनी में अंतर है? बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर गौर करें। अगर एक व्यक्ति की डाउनलाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हों, तो क्या उनकी आय में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर्स की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल से
हमारे रचयिता का इरादा यह था कि हम सभी उसी तरह चमकें जिस तरह बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं, जो हमारे भीतर है। यह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, यह हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की अनुमति देते हैं। जब हम अपने खुद के डर से मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। दुनिया को इस बात की जरूरत नहीं है कि इसके ज्यादातर लोग छोटा खेलें। यह छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है। यह अपनी जरूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। यह अपने नैसर्गिक गुण छिपाकर रखने या उनके न होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यह अपने जीवन का खेल बड़े पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। या अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। 8. लिख लें कि आपके हिसाब से आपके नैसर्गिक गुण क्या हैं। ये वे चीज़ें हैं जिनमें आप हमेशा से स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। यह भी लिख लें कि आप अपने जीवन में और ख़ास तौर पर अपने कामकाज में इन गुणों का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकते हैं। द्वारा जिम रोजमेरी प्रति टी। हार्व एकर जिम रोजमेरी की सफलता की कहानी। अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि मेरी आमदनी के साथ ही मेरा खाली समय भी दोगुना हो जाएगा तो मैंने कहा होता कि यह असंभव है, लेकिन मेरे साथ ठीक यही हुआ। 1 साल में हमारा बिजनेस 163% बढ़ गया और उसी साल हमने कुल मिलाकर 7 हफ्तों की छुट्टियां मनाई। उनमें से ज़्यादातर अतिरिक्त पीक पोटेंशियल सेमिनारों में गुजरी। यह बहुत आश्चर्यजनक है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पिछले 5 साल से हमारी तरक्की की रफ्तार बहुत कम थी और हम साल भर में मुश्किल से 2 हफ्ते की छुट्टियां मनाने का समय निकाल पाते थे। हार्व एकर को जानने और पीक पोटेंशियल सेमिनारों में भाग लेने के परिणाम स्वरूप मुझे अपने व्यक्तित्व और जीवन में समृद्धि का ज़्यादा एहसास हुआ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरे संबंधों में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। मुझे अब इतने सारे अवसर नजर आते हैं जितने पहले संभव भी नहीं लगते थे। मुझे महसूस होता है कि मैं जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के सच्चे मार्ग पर चल रहा हूँ। 2. लिख लें या लोगों के समूह के साथ विचार मंथन करें कि आप इस समय अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग रणनीतियाँ बना लें। लीवरेज के बारे में सोचें।